Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject geography and today we are discussing chapter number 5 and the chapter name is industries. This is your 7th session. तो बच्चों हम लोग class 8 का subject geography डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग chapter number 5 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज और ये आपका 7th सेशन है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे. Okay, so in our last class we were talking about the location of iron and steel industries. तो अगर हम लोग लोकेशन की बात करें बच्चों तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बिफोर 1800 जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थे वो कौन से एरिया में लोकेटेड थे. तो अगर उस टाइम की हम बात करते हैं बच्चों तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज दे वर लोकेटेड इन द एरिया वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजिली अवेलेबल. ओके अगर हम उसके आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग 1950s की बात कर रहे हैं या उसके पहले की बात कर रहे हैं, दैट इज बिटवीन 1850 टू 1950, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थे वो कहां पे शिफ्ट हो गए थे. सो बेसिकली वो इस एरिया में आ गए थे जहां पे उनको लैंड मिला था एंड ऑल्सो कोल माइंस थे, कनाल्स थे एंड रेलवे लाइंस थे. ओके और अगर हम लोग 1950s के बाद की बात करते हैं बच्चों, सो दीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज they were located on flat land and that was near the seaport. Okay और ये क्यों किया गया था बेसिकली, सो दैट वाज उस टाइम पे स्टील वर्क्स जो थे बच्चों वो काफी ज्यादा हो गया था और जो भी आयरन ओर था दैट वाज कमिंग फ्रॉम ओवरसीज. ओके सो बेसिकली इस रीजन की वजह से जितने भी आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थे वो सी पोर्ट्स के पास बनने लगे थे. ओके उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पे स्टील प्लांट्स है. ओके तो हम लोगों ने देखा कि 4 मेन स्टेट्स है बच्चों, दैट इज झारखंड, देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. कि इस पूरे बेल्ट में आप देखोगे कि मेजर आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अबाउट टिस्को, दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. ओके तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, दैट बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री में सिर्फ एक ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री था, दैट इज टिस्को. ओके एंड इट वाज प्राइवेटली ओन्ड. ये इंडिपेंडेंस के बाद होने लगा बच्चों कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज खोले थे. ओके सो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टिस्को इट वाज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी, दैट इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स, दैट इज सुवर्णरेखा एंड खारकाई. ओके एंड इट इज लोकेटेड इन जमशेदपुर जो कि झारखंड में है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए और हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ साक्षी कि जो प्लेस जहां पे ये टिस्को बनाया गया था बच्चों वो इंपॉर्टेंट क्यों है. तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि वहां पे इजिली रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे. कोलकाता दैट वाज अ लार्ज मार्केट जहां पे प्रोडक्ट्स को भेजा जाता था, है ना, वहां पे रेलवे लाइन भी लोकेटेड था. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिटेल में डिस्कस किया था और आपकी एनसीईआरटी बुक में मैप दिया हुआ है, आप उस मैप को देख के भी समझ सकते हो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लोकेशन. ओके अब आज की क्लास में बच्चों हम लोग पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं. एक तरफ आप लोगों ने एक इंडिया का केस देखा जिसमें हम लोगों ने टिस्को के बारे में पढ़ा. अब हम लोग पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज लोकेटेड इन यूएसए. ओके नाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये जो पिट्सबर्ग है बच्चों ये कहाँ का इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है, that is of United States of America. So please remember this point here कि located कहाँ पे है. यहाँ पे आप देखो, अगेन मैं आपको बोलूंगी एटलस में आप द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप देखो और उसमें आप यहाँ पे लोकेट करो तो दिस इज योर पिट्सबर्ग. ओके नाउ द स्टील इंडस्ट्री ऑफ पिट्सबर्ग enjoys location advantages. So यहाँ पे भी आप देखो कि कहाँ पे ये सिटी पे इस सिटी में स्टील इंडस्ट्रीज जो बनाए गए थे बच्चों उनका भी कुछ लोकेशनल एडवांटेजेस था और ये क्या क्या था ये अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे. So some of the raw materials such as coal is easily available locally. Apart from that, while the iron ores come from the iron mines at Minnesota, that is about 1500 kilometers from Pittsburgh. तो यहाँ पे भी आप देखो कि जो रॉ मटेरियल्स है जो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जिसकी जरूरत है वो इनको यहाँ पे इजिली मिल रहा है ना. तो अगर हम लोग कोल की बात करते हैं सो दैट इज लोकली अवेलेबल. उसके अलावा अगर हम लोग आयरन ओर की बात करते हैं तो पिट्सबर्ग में ये आयरन ओर कहाँ से आता है, दैट कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एट मिनेसोटा जो कि 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग के. तो बेसिकली आप देखो कि हर एक रीजन की अगर हम जो बात कर रहे हैं वहां का लोकेशनल एडवांटेजेस कुछ ना कुछ है. तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक जो हम लोगों ने लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसमें हम लोगों ने फैक्टर्स डिस्कस किया था, रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कैपिटल. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखो यहाँ पे काम आ रहा है जो भी हम लोगों ने एक बेसिक पॉइंट वहां पे डिस्कस किया था, राइट. नाउ
Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping ore cheaply, that is the famous Great Lakes Waterway. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप यूएसए का मैप देखोगे वहां पे आप ग्रेट लेक्स देखोगे बच्चों, और उसमें सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है? सुपीरियर लेक, राइट? तो वहां पे 5 लेक्स है बच्चों, उसमें सबसे लार्जेस्ट लेक है सुपीरियर लेक, और इसी ग्रेट लेक्स के पास आप देखो पिट्सबर्ग लोकेटेड है. Okay, so between these mines, that is your Minnesota, and also between the Pittsburgh region, आप देखो वर्ल्ड्स का बेस्ट रूट यहाँ पे लोकेटेड है फॉर शिपिंग ओर, जिसको ग्रेट लेक कहा जाता है. एंड ऑल्सो ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया. अगेन ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी आप देख लो काफी इजिली हो रहा है. अगर लैंड रूट से भी करना हो या सी रूट से भी करना हो तो दोनों तरफ से आप देखो कि ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है आयरन ओर्स का, या जितने भी आपके ओर्स को ट्रांसपोर्ट करना है ना. तो यहाँ पे आप देखोगे द ट्रेन्स दे कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया वेरी इजिली, राइट? नाउ द ओहायो, the Monongahela and Agileni rivers, they provide adequate water supply. तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये जितने इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो पिट्सबर्ग के आसपास लोकेटेड है, जहां से इजिली वाटर इनको मिल जाता है. Okay, so these are some of the important factors that is responsible for the location of iron and steel industries, and this is an old picture of Pittsburgh steel industry here, राइट? सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा. जैसे हम लोगों ने टिस्को के बारे में पढ़ा, लाइकवाइज अगर हम पिट्सबर्ग की बात करते हैं, दैट इज लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी. और यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े या लार्ज स्टील मिल्स लोकेटेड है. ओके, उसके अलावा भी आप देखो कि अगर हम पिट्सबर्ग रीजन की बात करें बच्चों, तो बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे बनाए गए थे, और उस टाइम पे आप देखो कि स्टील को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा था बाय दीज डिफरेंट इंडस्ट्रीज दैट वाज लोकेटेड नियर द पिट्सबर्ग स्टील इंडस्ट्री. Okay, so these are some of the important points that you have to keep in mind while we are talking about the iron and steel industry here. तो बच्चों एक तरफ हम लोगों ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने लोकेशन के बारे में पढ़ा. उसके बाद हम लोगों ने टिस्को के बारे में पढ़ा, दैट इज इन जमशेदपुर लोकेटेड इन झारखंड रीजन. उसके बाद हम लोगों ने पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इनका लोकेशनल एडवांटेजेस क्या क्या है, और इस रीजन में इनको कहाँ से इजिली कौन कौन सी चीजें मिल जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, या वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने टिस्को में भी देखा, और उसके अलावा हम लोग ने पिट्सबर्ग में भी देखा. ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो जैसे बच्चों हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दीज आर दी ओल्डर इंडस्ट्रीज. तो जैसे आप लोगों ने देखा इंडिया में भी कि बिफोर इंडिपेंडेंस आपके टेक्सटाइल आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में लोकेटेड थे, है ना? वैसे ही अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें बच्चों, तो बहुत टाइम पहले ही जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, उसके पहले भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे, लेकिन उस टाइम पे जो टेक्निक्स यूज किए जा रहे थे यहाँ पे कपड़ों को बनाने के लिए, वो काफी डिफरेंट था. ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब वेरियस इंडस्ट्रीज आने लगे तो ऑब्वियसली सिनेरियो जो हुआ वो काफी डिफरेंट हो गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हियर. The term textile is derived from the Latin word that is texere, which means to weave. तो बेसिकली बच्चों ये जो हमारा टर्म टेक्सटाइल है, it is derived from the Latin word, और ये लैटिन वर्ड क्या है हमारा? That is texere, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है to weave. Okay, so basically weaving cloth from yarn is an ancient art. तो ये बहुत पहले से इस तरीके से जो क्लॉथ को वीव करके बनाया जाता था, ये बहुत ही पुराना तरीका था. इट वॉज एन एंशियंट आर्ट. नाउ कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ. अब क्लॉथ बनाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे मटेरियल्स है बच्चों, ये हम लोग देखते हैं. पहला है हमारा कॉटन, दूसरा है हमारा वुल, तीसरा है सिल्क, देन जूट एंड फ्लैक्स. तो ये सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है बच्चों, जो पुराने टाइम पे भी आप देखोगे इन सारे मटेरियल्स को यूज करके क्लॉथ को बनाया जाता था, जो आज की डेट पे हम लोग पहनते भी है ना? तो यहाँ पे आप देखो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कॉटन को बनाया जा रहा है यार्न. ओके, ये हमारा दूसरा है. ओके, वेरियस फैब्रिक्स जो यूज किए जा रहे हैं. ओके, नाउ the textile industry can be divided on the basis of raw materials used in them. अगर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं बच्चों, तो उनको किस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं? That can be divided on the basis of raw materials that is used. Okay, now fibers are the raw materials of textile industry.
अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है वो आपको याद रखना होगा, दैट इज फाइबर्स। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड, और ये जो फाइबर्स है बच्चों ये नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर मैन मेड भी हो सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। सो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुल, सिल्क, कॉटन, लाइनन एंड जूट। ओके, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल फाइबर्स के। अब हम लोग देखते हैं मैन मेड फाइबर्स। सो मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयॉन। ओके, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स के, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ योर नेचुरल फाइबर एंड दीज आर द वैरायटीज ऑफ योर फाइबर्स जो कि नेचुरल और मैन मेड है। ओके, the cotton textile industry is one of the oldest industries in the world. So like I said कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले भी, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा that cotton textile और iron industries है बच्चों, they are the oldest industries in the world. So till the industrial revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques, that is wheels and looms. So basically आप देखो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, उसके पहले आप देखो कि जो कॉटन क्लॉथ था वो कैसे बनता था। सो दैट वाज मेड यूजिंग दिस हैंड स्पिनिंग टेक्निक। और यहाँ पे आप देखो कि इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो ये एक तरीका था बच्चों जिसको स्पिनिंग जेनी भी कहा जाता था। ओके, सो बेसिकली इसके पहले आप देखो जो मशीन्स थे वैसे बड़े बड़े मशीन्स नहीं आए थे, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले ये एक स्पेशल टेक्निक था जिसके थ्रू कॉटन क्लॉथ बनाया जाता था, राइट? In the 18th century, power looms facilitated the development of cotton textile industry, first in the Great Britain and later in the other parts of the world. Today, India, China, Japan and USA are important producers of cotton textiles. So इसके बाद आप देखो कि 18th century में जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन में बहुत सारे नए नए इंडस्ट्रीज आने लगे, है ना? सो दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और ये सबसे पहले क्या हुआ था? सो ये सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होने लगा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आज के डेट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, सो इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए, दे आर द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड हियर। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class, we discussed about Pittsburgh, that is an important steel city in the United States of America, और उसके कुछ लोकेशन एडवांटेजेस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने अपना नया टॉपिक शुरू किया, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड है कॉटन टेक्सटाइल से उसके बारे में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे कंट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस है या इंपॉर्टेंट रीजन्स है जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।